नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे को आप लोगों को पता है कि कुछ न कुछ स्पेशल वीडियो आता है। तो आज का ये जो वीडियो है साथियों, स्कूल लेक्चरर की तैयारी के लिए, क्योंकि स्कूल लेक्चरर बहुत पास में है, उनके लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, क्यों सेकंड ग्रेड दिसंबर में है, और ग्रेड थर्ड, काफी सारे विद्यार्थी ग्रेड थर्ड के लिए समर्पित है, यानी परीक्षाओं का दौर है बहुत शानदार। और उनके लिए आज अपन सूजस पर आधारित, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि सूजस सार, तो सूजस पर आधारित इस क्लास को पढ़ेंगे। इसमें क्या है, मुझे अच्छी लगी ये बात कि मुझे ये पढ़ाना चाहिए और काफी सारे बच्चों का रिवीजन हो जाएगा अपन एनोटेशन के जरिए, कि मतलब इसके अंदर जैसे 75 उपलब्धियां हैं, ठीक है, 75 वर्ष की 75 उपलब्धियां, क्योंकि स्वतंत्रता पूरे हुए 75 वर्ष हो गए और उसके उपलक्ष्य में ही आजादी का अमृत महोत्सव अपन ने मनाया है, आपको पता है। तो 75 वर्ष और 75 उपलब्धियां इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से दी है, और सूजस एक तरीके से सरकार के द्वारा ही आती है, तो ये पढ़ना भी ठीक रहता है और यहां से सवाल बनने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए अपन इसमें जो दे रखी है उसके अलावा अपन थोड़ी सी इनकी व्याख्या के साथ में अपन देखेंगे, ताकि इसके साथ में जो चीजें और जाननी है वो भी मैं आपको बता पाऊं। इसके लिए मैंने नोट डाउन करके रखी है आपको जो जो चीजें बतानी है। मान लीजिए फ्लो में कई सारी चीजें ऐसी होती है जो दिमाग में होते हुए भी बता नहीं पाते, तो मैंने ऑलरेडी मेरे टेबल पर 5-7 पन्ने रखे हुए हैं नोट डाउन करके, कि इनके साथ में ये चीजें इनको विद्यार्थियों को बतानी ही है। और ये एनोटेशन करके इसके बाद में मैं टेलीग्राम चैनल पर, अपने जो गौरव ज्ञान धारा नाम से आप जुड़े हुए हो, 85,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उससे, उसके अंदर ये सूजस की पूरी पीडीएफ भी डाल दूंगा, क्योंकि इसमें अंदर बहुत सारी जानकारियां हैं और करंट भी, राजस्थान की करंट जो योजनाएं वगैरह वो भी बहुत सारी है। तो आपको जैसे समय मिले आप देख सकते हो, 15 मिनट 20 मिनट जैसे भी देखोगे फायदा ही होगा। इसके अलावा जो अपन एनोटेशन करेंगे इसके ऊपर, जो मैं लिखूंगा, जो आपको जाननी है, उसकी अलग से मैं पीडीएफ डाल दूंगा, कि ये जो है इसको भी आप अलग से नोट्स के रूप में बना सकते हो। तो कुल मिला के ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें से सवाल बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। हालांकि एक दो जगह इसमें त्रुटियां भी है कहीं, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि भैया इसको जो है वो सुधार कर लिख लेना। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं, ज्यादा समय आप लोगों का लेंगे नहीं। देखो, 75 वर्ष की 75 उपलब्धियों के बारे में अपन पढ़ेंगे, और इसके साथ में अपन क्या पढ़ेंगे कि साथ में जो दे रखी है उसको थोड़ा सा व्याख्या के रूप में लक्ष्मण चौहान जो सहायक प्रोग्रामर है उनके द्वारा ये पूरा तैयार किया गया है, बहुत बढ़िया कंटेंट तैयार किया है। चलिए इसको शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये सूजस का ही पेज है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, आनंद आएगा आपको और समझना इन चीजों को जो मैं बताना चाहता हूं उनको, ठीक है। राजस्थान वीरों की भूमि है, चलिए ये एक तरह का मतलब इन्होंने भूमिका बांधी है। महाराणा प्रताप आप सभी जानते हो कि 9 मई 1540 9 मई 1500, ऐसे बीच में फोन आते हैं ना, मैं भूल जाता हूं कि क्या चीज बतानी थी। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है, और महाराणा प्रताप, चेतक, राम प्रसाद, हल्दी घाटी का युद्ध, ये चीजें कोई नहीं भूल सकता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध और ये सारी चीजें। और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में स्पेशल महाराणा प्रताप और मुगलों से संबंध जो है वो दे भी रखा है, उनसे जो संघर्ष की कहानी है वो दे भी रखी है। तो ये है 1597 में महाराणा प्रताप का स्वर्गवासी हो जाते हैं महाराणा प्रताप। वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जोधपुर के वंश को बचाने के लिए। और शिप्रा नदी के तट उज्जैन में इनकी छतरी भी है। पन्ना धाय आप सभी जानते हैं पन्ना धाय के बारे में, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है इन्होंने भूमिका के रूप में लिए, कि पन्ना धाय जैसे नायकों से स्वाधीनता, बलिदान, त्याग की प्रेरणा का संचार किया। वहीं दूसरी ओर यहाँ के किले, महल, बावड़ियां आदि ऐतिहासिक स्थलों का स्थापत्य, लोक कला, संस्कृति ने विश्व पटल पर विशेष पहचान दिलाई। चलिए ये भूमिका है, इसमें से ज्यादा सवाल बनते नहीं आपके, अपने जो है सीधा उस पे आएंगे। बीकानेर के गंगा सिंह द्वारा निर्मित गंग नहर, जयपुर के सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर। अब जैसे गंग नहर की बात करें साथियों, तो 1922 से 1927 इसका जो है निर्माण काल रहा है गंग नहर का। राजस्थान की पहली नहर यदि कहें तो गंग नहर ही है, ठीक है ना। राजस्थान के भागीरथ भी कहा जाता है गंगा सिंह जी को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान के भागीरथ इन्हें कहा जाता है। जंतर मंतर की यदि बात करें साथियों, मैं यहीं पे एनोटेशन कर रहा हूं सारी चीजें, ताकि आप लोगों के लिए ये चीज मैं स्लाइड के रूप में भी आपको पीडीएफ के रूप में दे सकूं, ठीक है। जंतर मंतर की बात करें तो किसने निर्माण करवाया, आप सभी जानते हैं, यहां दे भी रखा है, सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाया।
तो जंतर मंतर का निर्माण यदि जानते तो सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया, जयपुर शहर की स्थापना की। और जयपुर की स्थापना कब की? 1927 में। वास्तुकार कौन थे जयपुर के? यदि बात करें वास्तुकार की, तो वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य बंगाली थे, ठीक है ना, विद्याधर भट्टाचार्य। यदि जंतर मंतर की बात करें साथियों, तो जंतर मंतर एक वेधशाला है, लेकिन जंतर मंतर जो है मतलब एक ही वेधशाला नहीं है, जंतर मंतर 5 वेधशालाएं हैं। वैसे देखें अपन को जयपुर की ध्यान रहती है, लेकिन जयपुर के अलावा भी 4 और अन्य है, जिसमें से जयपुर वाली जो जंतर मंतर वेधशाला, चलिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं यहां, जो मैं पहले भी दे चुका हूं आपको। जंतर मंतर जो याद रखनी है आपको, वेधशालाएं याद रखने से संबंधित, इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक है साथियों। कुछ नहीं करना है, डीजे पर आवाज कैसी आती है? बम बम, ठीक है। डीजे पर कैसी आवाज आती है? बम बम। ढोल की आवाज ऐसी आएगी, बम, ठीक है ना। एक वो बम लोक नृत्य भी है, तो वो भी बम की आवाज आती है, इसीलिए उसका नाम है तो डीजे बम, ठीक है। अब डीजे बम लोग का ही मतलब है गुरुजी बतासिया, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। देखो डीजे का डी का मतलब है दिल्ली। अब दिल्ली की जो है ना, ये सबसे पहली वेधशाला थी, ठीक। जे का मतलब है जयपुर। जयपुर की जो वेधशाला है साथियों सबसे बड़ी। ये 2 बातें मुख्य ध्यान में रखने वाली है, सबसे बड़ी। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि बाकी की वेधशालाएं कहां है, तो बी से आपको क्या लेना है? बनारस। बनारस। यू से क्या लेना है? उज्जैन। और देखो बनारस, उज्जैन, और यहां एम है, तो एम से लेना है मथुरा। तो ये जो है अपने 5 वेधशालाएं हैं, और उनको याद रखने का बिल्कुल ही आसान तरीका है डीजे बम, ठीक है। दिख रहा है, मैं जहां तक देख रहा हूं बोर्ड पे अच्छी तरीके से दिख रहा है। मैं इस क्लास को लाइव नहीं लेकर आया हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 1-1.5 घंटे की क्लास को 3 घंटे में अपन दें। अपना जो है, हाँ बीच बीच में मैं जरूर 1-1.5 मिनट के लिए आपसे कोई बात कर सकता हूं, वो मुझे सिखाया गया है बीएड के समय टीचिंग स्किल्स के अंदर, और उन स्किल्स को काम में लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये पढ़ा हुआ कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पढ़ाया हुआ सिर्फ कंटेंट पढ़ाना सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, वो तो सिर्फ फिर वो थोपना हो जाएगा, तो वो अपन नहीं काम में लेंगे। जहां जरूरी है वहां बातचीत जरूरी है, और ये स्किल्स है, ठीक है ना। अपन अनावश्यक बातें बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि समय की कीमत जानते हैं। चलिए ये हो गया। अब देखो ये बढ़िया है ना तरीका। अब ये स्लाइड के रूप में आपके यहाँ शामिल हो गया, ये चीज आपको मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में, है ना। तो साथ साथ में अपन इसको एनोटेशन के साथ में चलेंगे, ताकि आप लोगों को मैं ये चीजें उपलब्ध भी करवा सकूं, ठीक है ना। अब जैसे शारदा अधिनियम है, ठीक है, अरविंद शारदा द्वारा 1929 शारदा अधिनियम। अब ये एक तरीके से रिवीजन हो रही है चीज आपके, कि शारदा अधिनियम आपके दिमाग में आ गया, अब आपके वो चीज रिवाइज हो गई, ठीक है ना। शारदा अधिनियम हो गया, और सामाजिक विकास की नींव रखी। चलिए विरासत को आगे बढ़ाते हुए 75 वर्षों। अब आ जाते हैं अपन योजनाओं पे। सबसे पहली, अब देखो ये आ गया, ये अभी की लेटेस्ट सूजस है, ठीक है ना। ये देखो अगस्त 2022 राजस्थान सूजस, ठीक है। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं अपन पंचायती राज की स्थापना। पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले कहां हुई? राजस्थान के अंदर हुई, ठीक है। सत्ता विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से ये चीज नोट करने लायक, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को यदि पूछा जाए कहां, तो ये दे रखा है जैसे नागौर, और नागौर में भी पूछा जाए कहां, तो बगदरी गांव के अंदर, ठीक है, बगदरी गांव में सबसे पहले, ठीक है। पंचायती राज, देश में पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। यदि पूछ ले कि राष्ट्रपति कौन हा, क्या राष्ट्रपति जी कौन हा, तो राष्ट्रपति जी हाँ राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी। यदि ये पूछ ले कि सीएम कौन थे इस समय, तो सीएम थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। यदि पूछे कि पंचायती राज के जनक राजस्थान में किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना भगवंत सिंह मेहता। भगवंत सिंह मेहता, ठीक है। उस समय ये अपने मुख्य सचिव भी थे, और ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। फिर चलिए मैं एक चीज और बताऊं इसके अंदर, ये तो है कि राजस्थान से सबसे पहले
सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत बगदरी गांव नागौर राजस्थान से हो गई। और डेट जरूर याद रखना आपको, 2 अक्टूबर 1959। यदि ये पूछा जाए प्रश्न कि भारत में ऐसा राज्य जिसमें संपूर्ण राज्य में भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई, तो वो यदि संपूर्ण राज्य पूछा जाए, ठीक है, संपूर्ण राज्य में शुरुआत पूछा जाए तो साथियों उसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यदि डेट पूछे तो ध्यान रखना 11 अक्टूबर 1959। चलिए, ये जानकारी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। अब जो इस क्लास को देखेगा ना उसे बहुत बढ़िया समझ में आएगी, जो सीधी पीडीएफ पर निर्भर करेगा उसे समझ में नहीं आएगा कि ये मैंने किस चीज का लिखा है, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि अपन पंचायती राज की बात कर रहे थे और पंचायती राज इन शॉर्ट में आप लोगों को मैंने रिवाइज करवा दिया है। ठीक है ना, अब अपन चलते हैं आगे। ठीक, देखो पंचायती राज के एक शॉर्ट तरीके से अपने हो गया रिवाइज। अब बात करें साथियों राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। अब सामान्य तौर पर यह पढ़ने में विद्यार्थियों का ध्यान भी नहीं जाता कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अपन पढ़े, लेकिन यहां दे रखा है तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। आजादी से पूर्व जमींदारी प्रथा में किसानों के पास अधिकार नहीं थे, जिससे उनका शोषण होता था, और किसानों को अधिकार देने के लिए और कृषि सुधार के लिए नोट द डेट 15 अक्टूबर 1955। और मुझे आप लोग ये क्लास देखोगे तब एक मैसेज करके, एक कमेंट करके बताओगे कि 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये टास्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यदि आप ये नहीं बता पाते हो तो मुझे पढ़ने कोई मतलब है अपन, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये बताना। और 15 अक्टूबर 1955 को काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। वर्ष 2020 में इस दिन को राजस्व दिवस, ठीक है, ये नहीं बताना है, यूं नहीं कि कोई राजस्व दिवस है ही कह दे, क्योंकि वर्ष 2020 में इस दिन को राजस्व दिवस मनाने की घोषणा की है। लेकिन आपको जो मैंने पूछा है वो कई सारे विद्यार्थी समझ चुके होंगे, क्योंकि मेरे अभी बोलने में ही वह शब्द आया है। तो बताना है आपको कि 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक राजस्व दिवस का भी ध्यान रखना। ये सुजस के अंदर जो योजनाएं दे रखी है साथियों, एक तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न के टाइप ही दी हुई है, बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए मुझे पसंद आई। तो मुझे लगा कि ये विद्यार्थियों को बताना चाहिए। 75 पढ़ते पढ़ते तो आप लोगों के लगभग पूरा राजस्थान जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है, 15 अक्टूबर 1955 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। अब देखो, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कृषि भूमि का सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से 23 मई 1956, ये है 1955, ये है 1956, 23 मई 1956 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम पारित किया गया। इसके पारित होने से किसानों को अपनी भूमि का हक मिला। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अब बात करते हैं 1965 का भारत पाक युद्ध। अब पाक की हमेशा नापाक हरकतें रही है, ये जम्मू कश्मीर को लेकर हमेशा ही अपने से लड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है जैसे भारत चीन युद्ध भी हुआ तो उससे इसको थोड़े से क्या है, पाकिस्तान को हौसला मिला कि अपन भी जो है परेशान करते हैं इंडिया को। तो उसने यहाँ पे जो है एक ऑपरेशन चलाया 1965 के अंदर, जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। क्या नाम था? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ये चलाया किसने? पाकिस्तान ने चलाया। पाकिस्तान ने चलाया, लेकिन शिकस्त भी खानी पड़ी पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि भारत भारत है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। 1965 का भारत पाक युद्ध और बाड़मेर के मुनाबाव, और क्योंकि अंतिम स्टेशन है मुनाबाव और गडरा रोड पोस्ट से भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों के सहयोग से पाकिस्तानी सेना को परास्त किया। यह भी एक बहुत शानदार उपलब्धि है। यहां से घुसपैठ करने की कोशिश की, इसको परास्त किया, और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक बहुत प्रसिद्ध बॉर्डर जिसका नाम था हाजी पीर पॉइंट, इस पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने अधिकार किया। यह चीज ध्यान रखनी है आपको 1965 के भारत पाक युद्ध से। ठीक है, एक तो 1965 में हुआ और एक हुआ 1971 के अंदर। अब देखो 1971 वाला, 1971 का भारत पाक युद्ध, जैसलमेर के लोंगे वाला। अब ये लोंगे वाला नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, वो क्या है? संदेश से आते हैं। आप लोगों ने सभी ने ये मूवी बहुत अच्छी तरीके से देखी है। तो लोंगे वाला पोस्ट जो थी, वहां पर
जो भारतीय सैनिक थे और पाकिस्तानियों ने वहां पे हमला किया था, भारतीय सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया और उन्हें पूरी रात रोक कर रखा, क्योंकि भारत के पास में जो है नाइट में वार करने वाले फाइटर जेट नहीं थे उस समय, तो पूरी रात रोक कर रखा और फिर सुबह तो अपनी वायुसेना ने इनकी बैंड बजा दी। तो 1971 में जैसलमेर के लोंगेवाला में भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी मेजर कुलदीप सिंह, आपको पता है कि मेजर कुलदीप सिंह का रोल बॉर्डर पिक्चर में किसने किया, पर पाजी करिया, कौन, सन्नी पाजी, ठीक है। इनके नेतृत्व में पाकिस्तान की बड़ी फौज को शिकस्त दी। पश्चिमी सेक्टर पर भारतीय सेना के मजबूत प्रहार ने पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध में विशेष योगदान के लिए जयपुर के भवानी सिंह, ठीक है, जयपुर के भवानी सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इसमें याद रखने लायक चीजें क्या आई, एक तो 1971 का भारत पाक युद्ध था, मेजर कुलदीप सिंह, लोंगेवाला और भवानी सिंह जयपुर, ये याद रखने लायक इसमें चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए, ये पूछ सकते हैं लोंगेवाला कहाँ है वगैरह, ठीक है, तो जैसलमेर के अंदर है, यहाँ बता दिया गया, तो ये चीज आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो जाएगी। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को जैसलमेर के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा नाम से देश का पहला परमाणु परीक्षण किया गया। इस समय पीएम कौन थे, पीएम इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी प्रथम परमाणु परीक्षण के समय पोखरण में किए गए हैं। जो दूसरा हुआ वो दूसरे के साथ तीसरा भी है 11 मई और 13 मई को, लेकिन ये जो है पहला परमाणु परीक्षण है और इसका नाम क्या दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां ध्यान रखना, स्माइलिंग बुद्धा नाम है। ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस समय बुद्ध पूर्णिमा थी। क्या थी, बुद्ध पूर्णिमा, तो स्माइलिंग बुद्धा नाम से यह परीक्षण किया गया है। किसके समय, इंदिरा गांधी के समय। अब देखो द्वितीय परमाणु परीक्षण 11 मई 1998, ठीक है, एक 13 मई को भी एक परीक्षण किया गया। अब यहां पे इस समय इस परीक्षण के समय पीएम कौन थे, पीएम थे अटल जी, अटल जी, और राष्ट्रपति थे अपने अब्दुल कलाम साहब, एपीजे अब्दुल ठीक है। मैं यदि गलत हूं तो आप बताना, मेरे ख्याल में यही है, ठीक है। और इनमें देखो पोखरण 2 के नाम से यह परमाणु परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या रखा गया, पोखरण 2 के नाम से परमाणु परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से भारत जो है परमाणु शक्ति के रूप में उभर के सामने आया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है साथियों आपको ध्यान में रखना है। और इससे संबंधित में एक, हाँ, इसे जो है साथियों ये देखो परमाणु शक्ति के रूप में उभर के आया और इसे ऑपरेशन शक्ति भी नाम दिया गया, ऑपरेशन शक्ति। ये पूछे ऑपरेशन शक्ति का संबंध किससे है, तो भारत में दूसरे परमाणु परीक्षण से, ठीक है ना। इसीलिए मैं नोट डाउन करके ये चीजें कुछ साथ में भी लेके आया हूं, ताकि मैं यदि मेरे फ्लो में दिमाग में नहीं भी आती है तो मतलब कुल मिला के आपके पास में वो चीजें पहुंचनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं साथियों आगे है आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पूर्व में निर्मित गंग नहर। अब गंग नहर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। पूर्व में निर्मित गंग नहर की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए पंजाब के हरिके बैराज, ठीक है, सतलज और व्यास नदी के संगम पर बना हुआ है। ध्यान रखना, हरिके बैराज बांध और हरिके बैराज से राजस्थान नहर का निर्माण करवाया। 1984 में इसका नामकरण इंदिरा गांधी के स्वर्गवासी होने पर इनका नामकरण जो है पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से किया गया, ठीक है। तो ये चीजें साथियों आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित कौन से बांध से निकाली है, हरिके बैराज बांध से निकाली गई है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसमें और चीज क्या ध्यान रखनी है, उसमें साथियों ये है कि इसका उद्घाटन जो है साथियों 31 मार्च 1958, उस समय गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, इनके द्वारा तो किया गया, उद्घाटन किया गया, ठीक है। और एक ध्यान रखना 11 अक्टूबर 1961, इस समय जो है साथियों अपने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, इनके द्वारा सबसे पहले पानी छोड़ा गया। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं तो ये ध्यान रखना।
ठीक है। 31 मार्च 1958 गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा उद्घाटन और 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन द्वारा सबसे पहले पानी छोड़ा गया। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित ये जो है ध्यान रखना। और यदि लंबाई पूछे, कुल लंबाई पूछे तो याद रखना कि 649 किलोमीटर, और वो भी कैसे है 445 प्लस 204 राजस्थान फीडर और मुख्य नहर मिलाकर ये इस तरीके से, ठीक है, बढ़िया, ओके। चलते हैं अब आगे। 8 हो गई, 8 के ठाठ हो गए। अब चलते हैं आगे। मैं कह रहा हूं ना बहुत सारी चीजें इसमें है और सारी चीजें लगभग हो जाएगी कवर, क्योंकि अलग अलग सारी दे रखी है। 75 उपलब्धियां दी है और 75 को अपन कर देंगे 150 200, ठीक है ना। अपन डिस्क्राइब कर करके, व्याख्या कर करके 150 200 फैक्ट आप लोगों के पास में पहुंच भी जाएंगे और याद भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब है नर्मदा नहर परियोजना। सरदार सरोवर बांध, याद रखना कौन सा, सरदार सरोवर बांध गुजरात से 532 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण जालोर के सांचौर में पानी लाया गया। और सांचौर के भी ध्यान रखना कि सीलू गांव, सबसे पहले कहा, सीलू गांव में, सांचौर के सीलू गांव में पानी लाया गया। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी नहर है। इस नहर से सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। ये राजस्थान की एकमात्र, ठीक है, ये राजस्थान की एकमात्र नहर जिससे संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है। संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति द्वारा। और फव्वारा पद्धति की प्रेरणा हमने कहां से ली, इजराइल से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, नर्मदा नहर से संबंधित जो है ये फव्वारा पद्धति द्वारा होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको बताना, अच्छा, नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था एक, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसमें ध्यान रखना साथियों आप, मेधा पाटकर, ठीक है, मेधा पाटकर और अरुंधति रॉय, इनका संबंध रहा है नर्मदा बचाओ परियोजना से। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? नर्मदा बचाओ परियोजना से इनका संबंध रहा है। और एक चीज और ध्यान रखें कि 27 मार्च 2008 को सबसे पहले इसमें पानी छोड़ा गया। सबसे पहले पानी राजस्थान पहुंचा। ठीक है साहब, ये हो गई आपके नर्मदा नहर परियोजना से संबंधित बातें, ठीक है ना। ये नर्मदा नहर से संबंधित आप मुख्य मोस्ट सारी बातें हो चुकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब है साथियों अपने माही बजाज सागर परियोजना। अब माही बजाज सागर, यदि बांध की बात की जाए, माही बजाज सागर बांध की बात की जाए तो राजस्थान का सबसे, जिनके दिमाग में इतना लिखते ही आगे की लाइन आ चुकी है, आप लोग बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हो, ठीक है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध, और जिसके दिमाग में इतना लिखते ही आगे उसकी लंबाई भी दिमाग में आ गई है, तो उसकी बहुत लंबी तैयारी थी, ठीक है। 3109 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर लंबाई हो गई, ठीक है। तो ये है मतलब इसका। अब परियोजना यदि देखें साथियों, बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस पर विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित है। यह आदिवासियों के लिए वरदान है, और आदिवासियों की गंगा तो कहा ही गया है माही नदी को, ठीक है ना, उल्टे यू आकार में बहती है। ये चलिए आप लोग सभी जानते हैं। अपन बात करें यदि माही बजाज सागर परियोजना की, तो साथियों इसमें जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसका जो लाभ है,
इसका जो लाभ है वो बांसवाड़ा तो है ही, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को, ठीक है। इस परियोजना में शामिल जो बांध है, ठीक है, इस परियोजना में शामिल एक तो माही बजाज सागर तो आ ही गया। चलिए मैं एक बार वापस यहां लिख देता हूं ताकि आपके कंफ्यूज नहीं हो। माही बजाज सागर, कागदी पिकअप बांध है एक, ये कागदी पिकअप और कड़ाना बांध, ये इसमें शामिल है, ठीक है। यदि इसमें बात की जाए कि ये इसका लाभ कौन कौन से राज्यों को मिलता है, तो इसका लाभ राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों को मिलता है। और राजस्थान को साथियों, राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 45% है और गुजरात की जो है वो 55 है, ठीक है। 45-55 के अनुपात में इनको लाभ मिलता है माही बजाज सागर से संबंधित। इसमें और कोई आप लोगों के लिए बाकी नहीं रहा है, राजस्थान गुजरात हो गया 45-55, ठीक है। चलिए ये था आपके अभी तक की चीज जो आपको ध्यान में रखनी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने आ जाता है नंबर बिशलपुर बांध का। अब बिशलपुर बांध कहाँ है, सबसे पहला प्रश्न ये आता है, तो वो है भैया टोंक में। कहाँ है बिशलपुर बांध? टोंक में है। ये राजस्थान का एकमात्र बांध है, एकमात्र बांध जो पूरी तरह कंक्रीट से बना है, जो पूरी तरह कंक्रीट से बना है। मेरी ये ना एक आदत आप लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी, मैं बोर्ड पे तिरछा ज्यादा लिखता हूं, ठीक है ना। मैं देखो ये इस तरीके से लिखता हूं, मेरा ऐसे ये कमी है मेरे अंदर। कमियां हर व्यक्ति में होती है, अपने अंदर भी है, ये कमी है, मेरी आदत ही पड़ी हुई। हाँ ये है कि स्कूल में जो लिखते हैं बच्चों के सामने वो सीधा लिखते हैं, क्योंकि वो ऐसा उल्टा सीखे नहीं। बाकी आप लोग तो सीखे सिखाए हो, इसलिए आपको कोई मैं लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, आपको तो सिर्फ चीजें फैक्ट दे रहा हूँ कि ये चीजें आपको कंपटीशन में ध्यान रखनी है। यदि आपको मैं लिखना सिखा रहा होता तो मुझे भी सीधा लिखना अनिवार्य मेरे लिए सर्द हो जाती। पर आप लोगों के सामने मैं स्वतंत्र रहता हूँ कि ठीक है अपर यूं ही चाल, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप लोग फैक्ट पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। इसकी शुरुआत जो की बिशलपुर बांध की, इसकी जो शुरुआत की बनाना 1988 में, 1988 में शुरुआत, और पूर्ण की बात करें पूर्ण हुआ तो 1999-2000, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें बात करें साथियों, देखो जयपुर अजमेर इसमें दे रखा है। इस बांध से जो है प्रमुख आपूर्ति का लाभ किसमें होगा, तो जयपुर अजमेर तो आपको पता ही है, इसके अलावा टोंक, बूंदी और सवाई माधोपुर, इन सभी को जो है पेयजल सुविधा का लाभ इस परियोजना से मिलता है, ठीक है। ये हो गई आपके अपने बिशलपुर बांध परियोजना। अब बात करें साथियों आगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों, ठीक है, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए एक वृहद पेयजल परियोजना। इस परियोजना से चंबल सहित इसकी सहायक नदियों का जो जल समुद्र में व्यर्थ बह जाता है। अब चंबल आप लोगों को पता है कि बंगाल की खाड़ी में जल ले जाएगी और वो ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है, तो वो व्यर्थ बह जाता है, उसका सदुपयोग हो सकेगा। इस परियोजना का कार्य प्रगतिरत है, यानी कि अभी चल रहा है। और ये सूजस कब की है, ये अगस्त 2022 की है, यानी कि आई सितंबर में, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए ये है कि अभी चल रहा है, प्रगतिरत है, ठीक है। तो यहां पे कहीं कोई समस्या आप लोगों के लिए है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। चलिए साथियों मेरी नजर, आप लोगों ने एकदम से देखा होगा कि मैं रुक गया हूं। एक्चुअली मुझे अपने सामने जो स्क्रीन लगी हुई है, आज संडे है, कोई टीम मेंबर है नहीं, अपने सामने जो स्क्रीन लगी हुई है उसके पीछे चूहा नजर आया है।
हालांकि अपने कोई डर नहीं लगता है, लेकिन ये क्लास डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए वो कटू आगो रे स्टूडियो में वो कुतर दे क्लास डिस्टर्ब हो जाए सब। गणेश जी भी वाहन भेजियो, ऐसी चीजें चलती है क्लासों में। देखो हम वो डिस्टर्ब कर रही, कुल मिला दिमाग में जो है वो भी निकल जाए। ठीक है, क्या कर रहा है, एक तो बाल कटाना टाइम सेट नहीं हो रही हो, कटू आयो रे भैया तू, चलो जा पाचो। चलिए वही जो देखी जाए, देखा डिस्टर्ब तो करेगा ये। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, चूहे की ऐसी की तैसी। एक घंटा बैठे रहेगा या तो ऐसे ही डिस्टर्ब कर दिया। कई जना वीडियो बना दे, गौरव सर के चलती क्लास में आया चूहा, अब करा के आएगो आएगो। चलिए अपन कहाँ थे, ये हो गया रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यदि यहां पे ध्यान दोगे साथियों तो ध्यान देना। चलिए राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना द्वारा कोटा, अब देखो यहाँ कोटा लिख रखा है ना। आप लोगों को सबको पता है कि रावत भाटा कहाँ है, चित्तौड़ में है। और ये पुस्तक कौन सी है, सुजस है। मेरा यहाँ कोई गलती निकालने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन कई सारी किताबों में ऑथेंटिक कोटा मिलेगा। क्यों, हालांकि रावत भाटा को कोटा में सम्मिलित करने की कवायद चल रही है, ठीक है, कई सारी किताबों में कोटा मिलेगा। कारण क्या है कि चित्तौड़ जिला जो है आप लोगों को पता है 2 भागों में बटा हुआ है। एक रावत भाटा वाला क्षेत्र वो अलग है, ठीक है ना, घोड़े की नाल के आकार का, और एक जो है अपने चित्तौड़गढ़ पूरा अलग है। अब ये जो रावत भाटा वाला क्षेत्र है ना, चित्तौड़ से तो पड़ता है लगभग 130 किलोमीटर दूर, और कोटा के बिल्कुल पास पड़ता है लगभग 50 किलोमीटर दूर ही है। तो इसको जो है कई पुस्तकें कोटा में लिख देती है, क्यों, बिल्कुल कोटा के। अभी आप मैप पे जाकर सर्च कर लेना इसको कि कोटा के जो है बिल्कुल ही पास में ये नजर आपको आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। और एक बात और कहूं आपको कि आप जब पढ़ते हो ना, तो ये जो जैसे प्रीमियर पे चलती है क्लास, प्रीमियर पे चलती है, तो प्रीमियर पे चलने का मतलब ये रिकॉर्डेड ही है, आप लोगों को लाइव की अनुभूति देगी। इसमें यूं है ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान रखना है। मैं देखता हूं, मुझे बड़ा बुरा लगता है इस बात का कि विद्यार्थी जो है पढ़ने पर ध्यान नहीं देकर आपस में बातचीत में है, ठीक है, फलान जी क्या कर रही है, फलानी वाह क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं रखा है इसमें। समय का सही रहते सदुपयोग कर लो, कोई मतलब नहीं रखा है कि फलानिया क्या पढ़ रहा है या वो क्या पढ़ रहा है। मतलब ये रखता है आप क्या पढ़ रहे हो और आपने कितना याद रखा है। आप फालतू के कमेंट वगैरह ये करके, हालांकि मुझे कोई गलत कमेंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपस में जो है एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आप अपने आप को कर रहे हो। मेरे 2-4 नाम भी मुझे ध्यान में है, मैं नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो नियमित विद्यार्थी है, और मैं आशा करता हूं स्पेशल नियमित विद्यार्थियों से कि वो फालतू की बातों की बजाय क्लास पे ध्यान दें। जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके क्लास दी जाती है और आप मतलब क्लास पे ध्यान नहीं देके कमेंट पे ध्यान देते हो कि मेरे कमेंट का किसने क्या रिप्लाई दिया और मैं यहाँ पे क्या कमेंटबाजी करूं। मैं सबसे पहले कहता हूं, ठीक है ना, कमेंट करना है क्लास पूरी होने के बाद में आप कर लेना कि क्लास कैसी रही, प्रतिक्रिया आप दे सकते हो। फालतू बीच में मतलब ये चीजें, फलानिया क्या कर रहा है, फलानिया क्या पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, आपको क्या पढ़ना है वो देखें आप, वो कहां रहता है, वो कहां रहती है, कोई मतलब नहीं रखा है। आप आपके घर में रहते हो, वो उसके घर में रहती है, बाकी इसके अलावा कोई मतलब नहीं। समझ जाना जिसको मैं कह रहा हूं। ये जिंदगी और ये समय वापस आने वाला नहीं है, कतई नहीं आएगा वापस, चाहे आप कितने बचीड़े खा लोगे, नहीं आएगा ये। और यही समय आप लोगों को बुनाना है, और मान के चलना कि जो यहाँ पे जैसे लाइव चैट के अंदर कमेंट नहीं कर रहे हैं वो बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं, और उन लोगों ने आप लोगों का कमेंट बॉक्स बंद कर रखा है कि ये फालतू की यहाँ पे उठा पटक कर रहे हैं। इतने में समझ जाओ कि फालतू चीजें तो यहां करनी, बिल्कुल यदि करनी है करो, मन ढाप के करो, लेकिन फिर ये भूल जाना कि हमारा भी सिलेक्शन हो। बाद में जो कमेंट ये आएंगे ना, सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो गया, हम इतने से रह गए, उतने से रह गए, उन लोगों की सूची में शामिल होना है। तो ये फालतू की बातों में यहां, न सिर्फ यहां बल्कि और बहुत सारे चैनल है जहां लाइव क्लासें एनी टाइम चलती रहेगी, जाकर करो। फलानिया क्या फलानी के कोई मतलब नहीं है इन चीजों में। कोटा के रावत भाटा, ठीक है, अब यहां पे देखो कोटा दे रखा है, अपन को क्या मानना है, चित्तौड़, ठीक है। इस रावत भाटा को जो है साथियों अणु नगरी के नाम से जाना जाता है, अणु
नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं, एक नहीं दो नहीं 8 परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चलो ठीक है। रावतपाटा में प्रदेश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1999 में स्थापित किया गया और कनाडा की सहायता से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कनाडा की सहायता से। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं साथियों सूरतगढ़ तापीय संयंत्र की। सबसे पहले बता दूं कि ये जो सूरतगढ़ है इसे राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहा जाता है। आधुनिक विकास तीर्थ कहा जाता है। ये जो है राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर है। मैं इसलिए ये चीज बताई आपको अभी कि जी हमारा चलता है कि हम इन लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये खुद अपने भविष्य के लिए सीरियस नहीं है। मैं क्या, हजारों शिक्षक जो है दिन रात लगे रहते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। हमें थोड़ी सिलेक्शन लेना है, हम ले चुके हैं, हमारी बढ़िया जिंदगी चल रही थी, हमने हमारी जिंदगी में तूफान लाया हुआ है इसलिए कि कुछ विद्यार्थी और जो है वो सिलेक्ट हो जाए और उनके माँ बाप जो सपने संजो कर बैठे हैं, कई बार उनको रोना पड़ा है अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए। तो उनके लिए कहीं ना कहीं हम अपनी भूमिका का निर्वहन करें, लेकिन वो विद्यार्थी खुद ही नहीं समझे कि हमारे भविष्य का क्या होना है, तो दूसरे क्या समझेंगे। हाँ ये जरूर है कि ये क्लासेस जो है हजारों का जीवन संवार के जाएगी और ये मैं आज लिख के दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन उन हजारों के जीवन जो संवरने वाला है उसमें शामिल होना है तो सीरियस हो जाओ पढ़ने के लिए, नहीं जिंदगी मजाक बन जाएगी। कोई पूछने वाला नहीं है, गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा यदि सिलेक्ट नहीं होते तो। पूछ लेना जिन्होंने असफलताएं देखी है और जिन्होंने सफलता देखी उनका भी जीवन पूछ लेना। इससे बड़ा कोई उदाहरण और इससे बड़ी कोई प्रेरणा होने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो अपने आप को समर्पित कर दो, फालतू छींटाकसी कमेंटबाजी में नहीं रखियो। सोशल मीडिया का सदुपयोग करो, दुरुपयोग में कुछ नहीं रखा है। ठीक है ना, ये प्लेटफॉर्म खूब सारे, ये समय व्यर्थ करने के भी प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं और इन्हीं का सदुपयोग करवाने के भी प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। निर्भर करता है कि कौन किसको कैसे यूज कर रहा है। ठीक है ना, मेरे लाइव नहीं लेने का उद्देश्य ही यही है कि फालतू समय व्यर्थ नहीं करो, और आप तो ऐसे ही करते हो तो फिर उसके कोई इलाज नहीं हो सकता है। सौर ऊर्जा में सिरमौर, सिरमौर का मतलब क्या है? प्रथम। सिरमौर का मतलब क्या है? प्रथम। राजस्थान 17,040 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। आप लोगों को पता ही है सौर ऊर्जा, मैंने आपको पढ़ाया था, अक्षय ऊर्जा बताया था आपको। अक्षय ऊर्जा आप जो परियोजनाएं पढ़ाई थी ना उसके अंदर आपको बताया था अक्षय ऊर्जा वाला। तो यहाँ पे साथियों ध्यान देना कि सौर ऊर्जा में प्रथम। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं अपन, लिखने में आसानी रहेगी। ये भी उपलब्धि में। बडला सोलर पार्क, बडला सोलर पार्क कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। और इससे अभी कुछ समय पहले शायद वीडियो के एग्जाम में या ऐसा सवाल भी आया था, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क। ठीक है ना, तो जोधपुर फलोदी में 2245 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया और ये राजस्थान का पहला भी है। ठीक है, राजस्थान का पहला बडला सोलर पार्क। याद रखना है, भूलने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है, कच्चे तेल के कुओं की खोज। प्रदेश में 4 पेट्रोलियम बेसिन उपलब्ध है जिसमें बाड़मेर, सांचौर सबसे बड़ा। ये देखो, ये नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ये सुजस दी गई, इसीलिए मेरी बड़ी इच्छा थी कि इसको पढ़ाया जाए विद्यार्थियों को। और आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें से ही काफी सारे सवाल आप लोगों के मिल जाए, क्योंकि 75 वर्ष हुए हैं तो इस उपलक्ष्य में जब ये दे रखी है इसमें, तो इसमें से सवाल दे सकते हैं, इसलिए इसको सीरियस लेना जरूरी है। इस बेसिन में केयन्स इंडिया द्वारा मंगला, शक्ति, विजया, भाग्य, ऐश्वर्या, अब देखो कुओं के नाम दे रखे हैं, प्रमुख कुओं की खोज की गई। ये क्या है? कुओं के नाम है और ये कुओं के नाम आपको याद रखना है। कौन सी बेसिन में पूछे तो बाड़मेर, सांचौर बेसिन में। बाड़मेर के अंदर ये कुएं हैं, ठीक है, तेल के कुएं हैं और यहां से मतलब हजारों बैरल तेल निकाला जाता है, लाखों बैरल तेल प्रतिदिन निकाला जाता है। प्राकृतिक गैस भंडार की खोज, जैसलमेर और बाड़मेर बेसिन। ठीक है, अब देखो जैसलमेर बाड़मेर में किस लिए होते हैं? ये टर्शियरी चट्टानें और 33 सागर के अवशेष, इसके कारण ये सारे जो तेल वगैरह यहां से निकलने का कारण क्या है? ये है। क्यों? 33 सागर के अवशेष यानी पुराने जीवाश्म सड़ गल के वो तेल के रूप में बदल गए और उसके बाद में यहाँ पे तेल की संभावनाएं होने का कारण क्या है? समुद्रों से तेल क्यों निकलता है? क्योंकि वो वहां जीवाणु जो होते हैं वो इसमें बदल जाते हैं। ठीक है ना, वो चीजें आपको बताई थी मैंने, जब समुद्र पढ़ाया तब बताया भी था। कामेश्वरी, सरस्वती, रागेश्वरी आदि प्रमुख कुओं के प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। तो ये पेट्रोलियम से संबंधित आपको बाड़मेर और जैसलमेर स्पेशल ध्यान रखने ही रखने हैं। कोयला उत्खनन राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में किस तरह का कोयला? लिग्नाइट प्रकार का कोयला
निकाला जाता है। और लिग्नाइट प्रकार के लिए देखो गिरल, कपूडी, जालिबा, बदेसर, ये तो कहां है, बाड़मेर के हैं। ये कहां है, बाड़मेर के हैं। और नागौर के यदि पूछे जाए तो मातासुक और कसनाऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मातासुक और कसनाऊ नागौर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कोयले के लिए। और यहाँ पे बीकानेर में देखो बरसिंगसर, करनी माता, और यदि और बताऊं बीकानेर के अंदर तो इनके अंदर आपके केसर देसर, ठीक है, केसर देसर, और इसके अलावा पलाना, पलाना बीकानेर। और पलाना तो जो है साथियों लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान, ठीक है ना, पलाना बीकानेर के अंदर लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खान। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करें साथियों, देखो रिफाइनरी की स्थापना बाड़मेर के पचपदरा में HPCL और राजस्थान किसकी HPCL प्लस राजस्थान सरकार, ठीक है, राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम से 9 MSTPA क्षमता वाली रिफाइनरी मय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का कार्य अपने प्रगतिरत चल रहा है। अब ये देखो ये HPCL है ना, इनकी भागीदारी देखो, ये HPCL की 74% है और राजस्थान सरकार की 26% भागीदारी है, ठीक है ना। अब ये जो रिफाइनरी है साथियों, ये राजस्थान की पहली और भारत की 15वीं रिफाइनरी है। भारत की 15वीं रिफाइनरी है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखनी है। ये जो है अपने पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी है, ये भारत की पहली इको फ्रेंडली, भारत की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। ये HPCL और राजस्थान सरकार वाली ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा यदि कोई फैक्ट आप लोगों के, अच्छा ये ध्यान रख लेना, ये जो है 16 जनवरी 2018 को उद्घाटन किया गया, शुरुआत, ठीक है ना, उद्घाटन किया गया। ये 2018 याद रख लेना। ये जो है रिफाइनरी से संबंधित आपके फैक्ट हो गए। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, बायो ईंधन नीति। राजस्थान करंज, रतनजोत आदि तेलीय वनस्पति से बायो ईंधन बनाने के लिए बायो ईंधन नीति लाने वाला पहला राज्य है। और बायो ईंधन नीति ये कब लाई गई ये पूछ ले तो ध्यान रखना 2018, और ऐसा पहला राज्य है, इसलिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बायो ईंधन नीति। और यहीं पे यदि ये पूछा जाए साथियों आपको कि जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, जैव ईंधन दिवस, तो आपका उत्तर होगा कि सर 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो मेरा जवाब होगा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जा रहे हो, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना है, एक एक जो मतलब शॉर्ट में आप लोगों को मैं बताते हुए चल रहा हूं ताकि आप लोगों के अच्छी चीजें आप लोगों के पास हो जाए। गौमूत्र रिफाइनरी, गौमूत्र रिफाइनरी यहाँ पे जो है साथियों जालोर के सांचौर में पथमेड़ा गौशाला। अब पथमेड़ा गौशाला जो है ना वो 250 एकड़ में फैली हुई है, लगभग 250 एकड़ में विस्तृत। और गौमूत्र की यदि बात करें तो प्रतिदिन 10,000 लीटर गौमूत्र अर्क तैयार किया जाता है, ठीक है। गौमूत्र से विभिन्न औषधि बनाने के लिए देश की पहली गौमूत्र रिफाइनरी स्थापित की गई। और ये पहली गौमूत्र रिफाइनरी जो है साथियों ये 2015 में स्थापित की गई है। कब की गई है, 2015 में। और इसी पथमेड़ा गौशाला के अंदर यहाँ पे इससे पहले गौमूत्र रिफाइनरी से पहले गोबर से गत्ते बनाने का जो संयंत्र है वो भी लगाया गया था। गोबर से गत्ते बनाने का काम भी यहाँ पे किया गया था पथमेड़ा वाली अपने पथमेड़ा गौशाला, ठीक है ना, सांचौर जालोर के अंदर, ठीक है। चलिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी शोध संस्थान 1974 में पिलानी में इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना की गई। इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान रखना कि सीरी, ठीक है ना। सीरी का मतलब क्या है, CEER और I। अब क्या है सीरी का मतलब, सेंट्रल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
और ये सीरी के नाम से जाना जाता है। कहां है? पिलानी, और पिलानी के अंदर ये देखो पिलानी झुंझुनू में, पिलानी झुंझुनू के अंदर ये चीज है। ठीक है, याद रह जाए। सौर वेधशाला, सौर वेधशाला कहां है? फतेह सागर उदयपुर। कहां है? फतेह सागर उदयपुर के अंदर सौर वेधशाला। 1976 में उदयपुर के फतेह सागर में इसरो द्वारा सौर वेधशाला की स्थापना की गई। इसरो से संबंध है, ठीक है, इसरो से संबंधित है, लेकिन इसकी स्थापना यदि वैसे देखा जाए, इसकी एग्जैक्ट यदि देखी जाए अपन, तो साथियों इसकी स्थापना जो है अहमदाबाद सौर वेधशाला संस्थान द्वारा की गई। वैसे ये इसरो से संबंध है, ठीक है ना। और फतेह सागर, आप लोगों को पता है फतेह सागर का निर्माण यदि पूछे तो जय सिंह, निर्माण जय सिंह, पुनर्निर्माण यदि पूछे तो फतेह सिंह, और इसीलिए फतेह सागर कहा गया। ठीक है, इसे दिवाली सागर भी कहा जाता है, अन्य नाम दिवाली सागर। ड्यूक ऑफ कनॉट बांध भी कहा जाता है, क्योंकि ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसका उद्घाटन किया। ये सारी चीजें, इसमें 3 टापू है, 3 टापू, और दूसरे टापू पर सौर वेधशाला है। ठीक है, दूसरे टापू पर सौर वेधशाला है। और यदि सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली नाव कौन सी झील में चलाई गई ये पूछा जाए तो फिर उसका उत्तर होगा आपके पिछोला झील। ठीक है, ये आ गई आपके सौर वेधशाला से संबंधित जानकारी। अब देखो सौर वेधशाला हो गई। प्रादेशिक सुदूर सांवेदिक केंद्र, मुझे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट ये, अंतरिक्ष से पृथ्वी के छाया चित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो द्वारा जोधपुर के अंदर प्रादेशिक सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना की गई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, जैसे आपके 3rd ग्रेड वालों के अनुसंधान केंद्र भी जुड़े हैं तो उसके अंदर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रादेशिक सुदूर संवेदिक केंद्र राजस्थान के अंदर कहाँ है? तो जोधपुर। ठीक है, ये इस चीज से इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय तकनीकी संस्थान, अब तकनीकी, ठीक है, टेक्निकल तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2008 में जोधपुर के अंदर आईआईटी की स्थापना की गई। मैं यहां से कुछ छूटा तो नहीं है ना अपन से? सही है, सही जा रहे हैं। ठीक है, आईआईटी की स्थापना की गई, आईआईटी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, भारतीय तकनीकी 2008 और जोधपुर के अंदर आईआईटी की स्थापना की गई है। ठीक है, भारतीय प्रबंधन, ठीक है, देखो इंडियन अपने क्या कहते हैं इसको, दिमाग में देखो कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती है। अब एक ध्यान आप लोगों को पता है कहां है और दूसरा ध्यान यहां है। तो इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही कहेंगे ना, तकनीकी संस्थान है, नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो यहां आ जाएगी सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहां पे आ जाएगा भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये होगा इंडियन इंस्टीट्यूट। यदि मैं गलत हूं तो आप लोग कमेंट करके बता देना, अपन सुधार कर देंगे। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान ये कहां है? ये है आपके उदयपुर के अंदर, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अपने टेक्नोलॉजी। और इसके बाद में कोटा वाला आ जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा? ये कह रहा है कि आपके 20 पेज हो गए हैं, सेव कर दीजिए। चलिए, इसके बाद में अपने कोटा वाली आ जाएगी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां पे कंफ्यूजन जो है मेरे यहां पे हुआ था, हालांकि जो है थोड़ा दिमाग की बत्ती थोड़ी लेट जलती है लेकिन जल जाती है, तो ये सेव हो जाती है इसके बाद में, क्योंकि मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा इसकी, जो अपन ने एनोटेशन किया है, यानी कि जो ऊपर लिखा है। ठीक है ना, अब ये आ गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां पे क्या आ जाएगा? इसकी यदि शॉर्ट फॉर्म यदि देखेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म यदि देखेंगे तो IIIM, ये किसकी होगी? इसकी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान।
ठीक है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एम नहीं यहाँ पे टी आ जाएगा, IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा अध्ययन है, और ये कहाँ है, कोटा के अंदर है। वर्ष 2013 में ये देखो IIIT की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, चिकित्सा क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान एम्स की स्थापना 2012 जोधपुर। इनमें जो साथियों याद रखने वाली चीजें हैं, याद रखने वाली चीजें सीधे एक तो सन और एक इनका स्थान, ये चीजें जरूर याद रखनी चाहिए अपने। ठीक है ना, चलिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, यानी कि यहां पे आपको ध्यान रखना, आयुष से लोगों को राहत देने के लिए वर्ष 2003 में जोधपुर के अंदर यह स्थापना की गई। यदि यहाँ पे अपन देखते हैं एम्स की स्थापना, वो भी जोधपुर के अंदर है, 2012 में है। और यहाँ पे यदि आयुष यानी कि आयुर्वेद के जरिए जो है ये की गई अपने आयुर्वेद विश्वविद्यालय की, तो 2003 जोधपुर के अंदर है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब याद कैसे हो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम भी तो किसको देना है, आपको देना है अपने, मुझे तो देना नहीं है। ठीक है ना, मैं तो आज यहाँ बता के कल भूल भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को तो एग्जाम तक तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 जिलों में मेडिकल कॉलेज, राजस्थान के 33 में से 31 जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति राज्य को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी बनाता है। तो ये भी जो है अपने क्या कहते हैं कि एक उपलब्धि के अंदर शामिल कर दिया है कि राजस्थान के 33 में से 31 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है स्वीकृति देने की। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, ध्यान कहां देना है, पुलिस विश्वविद्यालय पे। ठीक है, पुलिस और अपराध के संबंध में अध्ययन और अनुसंधान के लिए 2012। तो यहाँ पे ध्यान देने लायक चीज, एक तो आपके जो है पुलिस विश्वविद्यालय, एक तो आपके आ गया 2012 और दूसरा आपके आ गया जोधपुर। तो आप लोग जो इसको यदि नोट्स में लिखोगे तो आप लोगों को क्या लिखना है, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय 2012 जोधपुर, बस इतना सा आप लोगों को काम करना है। नोट्स बनाने की ये टेक्निक होती है। हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, मीडिया और जनसंचार के लगातार बढ़ते आकार, विविधता और महत्व को देखते हुए 2019 जयपुर के अंदर। तो आप लोगों को क्या लिखना है, हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय 2019 जयपुर। याद सीधा इतना ही करना है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएगा। और यदि ये पूछे कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह, तो ध्यान रखना झाबरमल शर्मा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक फैक्ट याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2006 में सर्वप्रथम लागू होने वाले देश में राजस्थान अग्रणी है, प्रथम स्थान पर। राजस्थान प्रथम स्थान पर। वर्ष 2022 में रोजगार देने के विभिन्न पैमानों पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। उपलब्धियों के अंदर शामिल है, आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। और इसी के जैसा जैसा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और जिस दिन ये शुरू हुई उसी दिन मैंने, इसीलिए कहता हूं आपको कि टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि जैसे वो जो चीजें है ना जनसंपर्क सूचना पोर्टल से सीधी ही मैं लेकर, जैसे ही मुझे समय मिलता है, जो आप लोगों के लिए काम की चीज होती है वो सीधी तुरंत जो है टेलीग्राम पे डाल देता हूं। मान लीजिए किसी कक्षा में बताया नहीं बताया रह गया, तो वहां पे आप लोगों को वो चीजें मिल जाती है। जैसे अपनी अभी जो है घर घर औषधि वाला अभी एक आज सुबह ही डाला था, तो जिन्होंने देखा है वो चारों पौधे याद रख देना, औषधियां चारों याद करके रखना। पहले भी प्रश्न बनाया, वापस बनेगा। तो ये ऐसे जो है ये शुरू होते ही इसका भी मैंने डाल दिया था। शहरी क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करने की अनुपम पहल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्योंकि क्लास जो है बहुत लंबी होती जा रही है, अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा अपन स्पीड बढ़ाएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम, अजमेर के ब्यावर से किसान मजदूर संगठन संगठन की मांग पर, अब किसान मजदूर शक्ति संगठन की मांग पर, यानी कि इसकी मांग यहां किसने की, तो इसकी मांग साथियों किसने की, अरुणा राय ने की। अरुणा राय ने मांग की। और ये अरुणा राय जो है साथियों, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जा चुका है। रेमन
मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है। अब इनकी बदौलत जो है वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, और यदि फिक्स डेट पूछे तो याद रखना 12 अक्टूबर 2005। हालांकि राष्ट्रपति जी की स्वीकृति, इसको राष्ट्रपति जी की स्वीकृति 15 जून को ही मिल गई थी, 15 जून 2005 को ही मिल गई थी, लेकिन व्यवस्थित तरीके से लागू जो है 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम लागू होता है, ठीक है ना। चलिए, लोक सेवा गारंटी अधिनियम समयबद्ध सरकारी सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए 14 नवंबर 2011 को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया। आप लोगों को लिखना इतना है, सिर्फ जब लिखेंगे इसकी एक मतलब आलस मत करना, बना देना, ये बहुत काम में आने वाली आगे हर एग्जाम के अंदर। तो यहां लिखना इतना है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, और उसके आगे ये डेट लिखनी है 14 नवंबर 2011, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसमें नोट्स बनाते हुए आगे चलना है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में सूझबूझ पहुंच नहीं पाती, सरकारी कर्मचारियों के पास ही पहुंचती है। मैं चाह रहा हूं कि हर विद्यार्थी के पास में ये जानकारी कम से कम पहुंच जाए। सुनवाई का अधिकार, जनता की शिकायत और सुझाव को समयबद्ध सुनना और उनका निराकरण करने का सुनवाई का अधिकार जो है वो 1 अगस्त 2012 को लागू किया गया। सेम ऐसे ही लिखना है, सुनवाई का अधिकार, ठीक है ना, सुनवाई का अधिकार और 1 अगस्त 2012। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, राजकीय चिकित्सालयों में सभी मरीजों को निशुल्क दवा उपलब्ध करवाने के लिए 2 अक्टूबर 2011 से लागू। ये योजनाओं वाली क्लास के अंदर, अपने जो चली थी योजनाओं वाली जो मेगा क्लास थी, उसके अंदर मैंने आपको ये करवाया भी था, ठीक है ना। और इनका दायरा बढ़ाकर राजस्थान निरोगी स्वास्थ्य योजना वो भी करवाया था, ये भी करवाया है। ये फ्लैगशिप योजना के अंदर भी शामिल है, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, इसको तो भारी में ही लेना है, ठीक है ना, याद रखना है मतलब कि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना ये हो गया। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों की निशुल्क जांच 7 अप्रैल 2013 से लागू, ठीक है ना। जांच के भी पैसे वहां पे नहीं लिए जाते हैं, 7 अप्रैल 2013 से ये लागू है। एक एक चीज जो है पढ़ने लायक है और याद रखने लायक है, एक तरीके से ये नोट मेकिंग पैटर्न पे ही दे रखी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ते हुए समस्त प्रदेश वासियों को स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से लागू। चूंकि मैं चिरंजीवी योजना पूरी डिटेल में योजनाओं वाली क्लास में करवा चुका हूं, इसकी ज्यादा जो है यहाँ पे मैं आपको व्याख्या नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपन करवा चुके हैं। ये ध्यान रखना, जिसको वो फायदा नहीं मिलता है उसके लिए 850 रुपए प्रीमियम राशि है। प्रशासन शहरों और गांवों के संग, इसमें ज्यादातर जो है पट्टे बनाए जाते हैं, सीधी भाषा में ये चीज होती है। आमजन को सरकारी काम के लिए विभिन्न अधिकारियों और विभागों के चक्कर न काटने पड़े, इस उद्देश्य से शिविरों का आयोजन कर सरकारी सेवा जनता तक पहुंचाई जा रही है, ठीक है। और प्रशासन शहरों के संग में ज्यादातर कैंपों में यही देखने को मिलता है कि भूमि के पट्टे आवंटित किए जाते हैं, मतलब वो जल्दी से हो जाता है, नहीं तो फिर वो लंबा खींचता है काम। तो ये है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बतानी है। हाँ। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये भी राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के अंदर शामिल है, ठीक है ना। सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिले, इसके लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना की गई है। और यहाँ पे जो है पढ़ाई का जो माध्यम है वो अंग्रेजी ही रहता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है सारी, और फ्लैगशिप में शामिल है। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग स्थापना एवं संचालन सुविधा अधिनियम 2019, नए उद्योग स्थापित करने और विभिन्न अनुमति और अनापत्ति के प्रावधानों को खत्म कर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु यह अधिनियम 17 जुलाई 2019 को लागू हुआ, ठीक है। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, ये याद रखना है और इसकी डेट याद रखनी है, 17 जुलाई 2019 को, ठीक है, उद्योगों से संबंधित। ई मित्र, इसमें याद रखने लायक कुछ भी नहीं है। राजकीय सेवाओं की आपूर्ति के लिए आप सभी को पता है, आप ई मित्र पर जाकर बहुत सारी सेवाओं का लाभ उठाते हैं। याद रखने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म माध्यम उपलब्ध है, ठीक है। राजस्थान संपर्क, अब संपर्क में जो है साथियों सीधी सी बात यह है कि शिकायतें दर्ज की जाती है। संपर्क में क्या है, शिकायतें दर्ज की जाती है। देखो
आमजन की शिकायतों को त्वरित निवारण के लिए एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म 181 कहां पे दर्ज करवानी है? 181 पर फोन कर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। अब इसमें क्या है, यदि आपने संपर्क पोर्टल पे शिकायत दर्ज की है तो बिल्कुल त्वरित कार्रवाई उस पर होनी आवश्यक है, क्योंकि जिस विभाग से, जिस व्यक्ति से संबंधित शिकायतें की है उनके पास में जाता है सीधा ऑर्डर, और उनको मतलब उस शिकायत का निवारण करके जिसने शिकायत की है उससे वापस देना भी पड़ता है, संतुष्टि प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है कि हमने इनका निवारण किया और भैया ये संतुष्ट है। ठीक है, चलिए ये है जन सूचना पोर्टल। सरकारी योजनाओं और इनके लाभार्थियों की जानकारी प्रदान करने के लिए 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया। डेट याद रखना, जन सूचना पोर्टल की 13 सितंबर 2019। एक चीज जन सूचना पोर्टल में मैं आपको और देना चाहता हूं, मैं स्पेशली आप लोगों के लिए इसको लेकर भी आया। हाँ, 115 विभागों की 253 योजनाएं हैं इस पे जन सूचना पोर्टल की। ठीक है, 115 विभागों की 253 योजनाओं के बारे में इस पे जानकारी है। 253 योजनाओं के बारे में इस पर जानकारी है और 7,76,00,000 से ज्यादा जानकारियां हैं टोटल। यदि देखी जाए तो 7,76,00,000 7,76,00,000 से अधिक जानकारियां हैं। ठीक है, जन सूचना पोर्टल पे। फिफ्टी पे आ गया, देखो 50 मार दी अपन ने। 50वें पे जन कल्याण पोर्टल। सरकार से जुड़े दस्तावेजों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 18 दिसंबर 2021 को जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया। अब जन सूचना पोर्टल पे सूचनाएं हैं। ठीक है, अब ये इनमें तो ये प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि कौन सा पोर्टल किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जन कल्याण में आपको ध्यान रखना, सरकार से जुड़े दस्तावेजों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जन कल्याण पोर्टल, और डेट याद रखना 18 दिसंबर 2021। जन आधार कार्ड योजना, और ये भी कैसी है, ये भी फ्लैगशिप योजना में शामिल है। ठीक है, इसमें से काफी सारी फ्लैगशिप योजना में शामिल भी है। प्रदेशवासियों को एक कार्ड, एक नंबर, एक पहचान देने के उद्देश्य से जन आधार कार्ड बनाए गए और यह बायोमेट्रिक सूचना के आधार पर काम करेगी। इससे क्या होता है कि एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या मिलती है। ठीक है, एक तो 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या और 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या इसी के अंदर पीछे की तरफ लिखी होती है। पहचान संख्या इसमें मिलती है। ठीक है ना, यह है आपके जन आधार कार्ड योजना। जयपुर मेट्रो, जयपुर के यातायात को सुगम बनाने के लिए 13 नवंबर 2010 को मानसरोवर से, ये पहले बहुत बनता था प्रश्न, आजकल कम बनता है वैसे, मानसरोवर से चांदपौल तक जयपुर मेट्रो के प्रथम फेज की शुरुआत की गई। तो जयपुर मेट्रो संबंधित प्रश्न पहले तो हालांकि बहुत बनते थे, आजकल थोड़े बनने कम हो गए हैं। खेल और खिलाड़ी, राजस्थान से अब तक 1 ओलंपिक पदक और 4 पैरा ओलंपिक पदक, जिसमें श्री देवेंद्र झांझड़िया, सुश्री अवनी लेखरा, श्री कृष्णा नागर और श्री सुंदर सिंह गुर्जर विजेता हुए हैं। खेल और खिलाड़ी आप लोगों के शामिल है, 3rd ग्रेड वालों के शामिल है, तो ध्यान रखना। 1st ग्रेड वालों के भी करंट के अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना। विश्व धरोहर, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, सोनारगढ़, रणथंभौर, जंतर मंतर, जयपुर शहर, परकोटा, जयपुर शहर का जो परकोटा है वो सब, ये सब शामिल है। अब दुर्गों में तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई हुई है, चीकू गाजर आम वाली। ठीक है, जो वन लाइनर में भी शामिल की थी, आपको क्लास में भी दी है, आपको वैसे सब जगह आपको करवाई है। ठीक है, चीकू गाजर आम वाली, तो उसको ध्यान रखना। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क वनस्पति विकास हेतु काजरी की स्थापना की गई और ये वर्ष 1959 के अंदर जोधपुर में की गई। काजरी और आफरी दोनों ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि अनुसंधान केंद्र और दोनों जोधपुर के अंदर है, काजरी और आफरी। काजरी का सन यहां दे रखा है, आफरी का सन आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में है। ये देखो अनुसंधान केंद्र के हिसाब से भी
इंपॉर्टेंट है, और इनमें दे रखी है सूजस में तो और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अनुसंधान और विकास केंद्र टोंक जिले के अंबिका नगर में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की इसकी स्थापना की गई। तो ये है आप लोगों के लिए। अभी तक देखो अपन ने कितनी पढ़ ली, 56 पढ़ ली। क्लास हो गई है आपके 1 घंटे से अधिक की, लेकिन लाइव में होते आराम से 2 घंटे खिंच जाते हैं यहाँ पे। तो इसलिए आप लोगों को ये इस तरीके से देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिर आगे बढ़ते, देखो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर के अंदर, सीधा सा याद रखने वाली जो चीज है तबीजी अजमेर के अंदर है, ठीक है ना। याद रखने वाली चीज पे ध्यान देना। राष्ट्रीय राई सरसों अनुसंधान केंद्र, अब सरसों अनुसंधान केंद्र कहते हैं, और सेवर भरतपुर, जिसके दिमाग में नाम याद नहीं आता है समझ लेना, अभी मेहनत और करनी है। तो सेवर भरतपुर के अंदर, और 1993 याद रखना। यदि ये याद हो जाए तो इसके बाद में आप 20 अक्टूबर याद करने की कोशिश करें। कोशिश ऐसे की जाए, ठीक है ना। जितने भी अभी जैसे आगे भी आपको पोर्टल के सन वगैरह बताए, सबसे पहले उनके सन याद करो, ठीक है। सन याद हो जाते हैं तो माह की तरफ बढ़ो, और माह याद हो जाती है तो तारीख की तरफ बढ़ो। जब तक सन ही याद नहीं होते, डायरेक्ट तारीख याद करने की होगी नहीं, बहुत मुश्किल पड़ेगी। ये तरीके हैं डेट याद करने की। डेट में सबसे पहले आप उसके सन याद करो, फिर माह, और फिर आप पढ़ो डेट की तरफ, ठीक है ना। राजस्थान का पहला कृषि बजट, कृषि एवं किसान की महत्ता को देखते हुए राजस्थान में पहली बार 2022-23 यानी कि अभी जो पेश हुआ वो कृषि बजट अलग से पेश किया गया, और इस कारण ये जो है साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। वन संरक्षण, वन संपदा और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 अभयारण्य अधिसूचित किए गए हैं। देखो ध्यान देने लायक वाली चीज, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मैं आपको याद करूं। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। अब देखो याद कैसे याद कैसे होंगे, उसकी एक ट्रिक है। रकेमू, सबगो, 80, 81, 12, ये याद रखना है। रकेमू, सबगो, 80, 81, 12, ठीक, इस तरीके से याद रखना। अब ये र से आ जाएगा आपके रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये के से आ जाएगा आपके केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और यहां से आ जाएगा आपके मुकुंदरा हिल्स, ठीक है ना, मुकुंदरा दर्रा, मुकुंदरा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। अब ये 3 हो गए। अब इसी क्रम में ये देखना है कि सबसे पहले रणथंभौर था, तो रणथंभौर कहां है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। फिर केवलादेव आया था, तो केवलादेव कहां है? भरतपुर में। और फिर आया आपके मुकुंदरा दर्रा, तो मुकुंदरा दर्रा कहां है? कोटा के अंदर। और इसी क्रम में फिर सन देखना है, इसकी स्थापना 1980 में रणथंभौर वाली, फिर 1981 में, और फिर 2012 में। और इसी के साथ में आपके कंफ्यूज होने का टंटा खत्म, ठीक है ना, हाथों हाथ दिमाग में फिट, ये चीज हो गई आपके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और आप लोगों को पता है कि अब वर्तमान में बाघ परियोजनाएं कितनी है? 4 है। राजस्थान के अंदर बाघ परियोजनाएं कितनी है? 4 है। देखो मैं बाघ संरक्षण पे लिया था आपको सीधे, ऊपर चली गई है। वन्यजीव संरक्षण, देखो ये देखो, बाघों के संरक्षण के लिए रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विस्तारी, और इसे याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लेटेस्ट है। तो रामगढ़ विस्तारी और ये सारी चीजें कुल मिला के कितनी है? 4। पैंथर संरक्षण, राजस्थान पैंथर संरक्षण करने वाला देश का पहला राज्य है, और पैंथर संरक्षण में हमारा सुमेरपुर क्षेत्र है वो बहुत अच्छा स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब विदेशों से और देश में ऐसे बड़े बड़े जो एक्टर वगैरह जो भी है, अभिनेता और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो यहाँ पे आते हैं अपना टाइम स्पेंड करें, और बहुत सारे पैंथर, यहाँ पे बहुत सारे पैंथर हैं, ठीक है ना। पैंथर कंजर्वेशन रिजर्व बन रहा है यहाँ। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दिल्ली और मुंबई के बीच विकसित किए जा रहे औद्योगिक गलियारे का 39% राजस्थान से गुजरता है, और राजस्थान में इस गलियारे पर 5 औद्योगिक क्षेत्र, निवेश क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। मतलब सीधा सीधा प्रश्न, कितना शानदार प्रश्न दिया प्रतिशत के आधार पर कि राजस्थान के कितना औद्योगिक गलियारे का कितना प्रतिशत, तो 39%, सीधा सीधा याद रखना है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अरावली क्षेत्र में कॉपर खनिज की उपलब्धता को देखते हुए
1967 में झुंझुनू में खेतड़ी के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई। इन शॉर्ट मतलब एक तरीके से रिवाइज ये करवा देता है जिसने पढ़ा है। और खेतड़ी और ये सब आपको पता ही है, तांबे के लिए मतलब नीचे पट्टियां बिछी हुई है तांबे की पूरी। तो इस तरीके से हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड जयपुर के सांबर, और सांबर झील आप लोगों को पता है खारे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, उपलब्ध नमक के विशाल भंडार से नमक उत्पादन के लिए 1958 में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। इन शॉर्ट बहुत बढ़िया रिवीजन के हिसाब से ये चीजें आ रही है। और अब हम जो है अब इसके मतलब अपन को जो चीज पढ़नी है उसकी अंतिम स्लाइड पे चल रहे हैं। एक तरीके से निर्यात संवर्धन एवं औद्योगिक पार्क, निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में जयपुर के सीतापुरा, जोधपुर के बोरानाड़ा और अलवर के निमराना में रिको द्वारा विशेष निर्यात संवर्धन पार्क बनाए। और जब मैंने आपको उद्योग पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये पार्क ऑलरेडी बताए भी है। आप लोगों को इसमें स्थान याद रखना है, ठीक है ना, कि सीतापुरा कहाँ है, जयपुर के अंदर, बोरानाड़ा कहाँ है, जोधपुर के अंदर, और निमराना कहाँ है, अलवर के अंदर। तो ये जो है आप लोगों को स्थान जरूर जरूर याद रखने हैं। जापानी पार्क, जापानी कंपनियों भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अलवर के निमराना के अंदर जापानी पार्क की स्थापना की गई। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में देखो, आजादी के समय केवल 5,657 विद्यालय थे, जो अब बढ़कर इसमें जो बढ़कर हो गए हैं आपके 1,03,189 हो गए। तब केवल एक विश्वविद्यालय और 51 महाविद्यालय थे, परंतु वर्तमान में 27 विश्वविद्यालय और 2413 महाविद्यालय हो गए। अब विश्वविद्यालयों से संबंधित जब मैंने आपको अम्ब्रेला एक्ट पढ़ाया था उसमें आपको बताया, उसमें बताया भी था, तो उसमें आपको बताया था कितने 28 है टोटल, कितने हैं 28। तो यहाँ पे साक्षरता देखो, राजस्थान की साक्षरता 1951 में 8.02% थी, जो बढ़कर अब हो गई है कितनी 66.1% हो गई है। कितनी हो गई है 66.1% हो गई है। और सर्वाधिक साक्षरता यदि बात की जाए राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कहां है, कोटा के अंदर है। और न्यूनतम यदि कह दे तो जालोर। ठीक है। और यही कि ये यदि महिला साक्षरता की बात की जाए, महिला साक्षरता तो सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों में यही फैक्ट काम आते हैं। ठीक है। और यदि पुरुष साक्षरता की बात करें, पुरुष साक्षरता की बात करें तो आपके पुरुष साक्षरता में सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा झुंझुनू। ठीक है। सर्वाधिक में झुंझुनू सर्वाधिक, और न्यूनतम में आपके आ जाएगा प्रतापगढ़। ये हो गई आपके साक्षरता से संबंधित बातें। अब देखो चिकित्सा, 1951 में राजस्थान में केवल 234 चिकित्सालय थे, जो अब बढ़कर 17,469 हो गए। इसी का परिणाम है कि लोगों का जीवन स्तर सुधरा और औसत आयु में वृद्धि हुई। सिंचाई, प्रदेश में कृषि सिंचाई क्षेत्र 1956-57 में 1693,000 हेक्टेयर था, जो 2020-21 में 11,788 हेक्टेयर हो गया है। हमने कृषि सिंचाई क्षेत्र में 10 गुना से अधिक वृद्धि की है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कितनी वृद्धि की है कि 10 गुना से अधिक की है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। खाद्यान्न, प्रदेश में वर्ष 1951 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 29.46 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 269.09 लाख मीट्रिक टन हो गया है। विद्युत आधारभूत ढांचे में हमारी अधिष्ठापित विद्युत क्षमता केवल 8 मेगावाट थी और 26 शहर व 16 गांव बिजली से जुड़े थे। वो उस समय की कंडीशन इतनी खराब थी। और अब जो है 23,454 मेगावाट विद्युत क्षमता के साथ सभी शहर लगभग 99% गांव बिजली से जुड़ चुके हैं। अब कोई इक्का दुक्का होगा जो नहीं जुड़ा हुआ होगा, सब जुड़ चुके हैं। सड़क, 1951 में केवल 18,749 किलोमीटर सड़कें और 6,684 गांव सड़कों से जुड़े थे। अब जो है साथियों 2,72,669 किलोमीटर सड़कें निर्मित की जा चुकी है और करीब 38,000 गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, जिससे यातायात के साधनों में वृद्धि हुई है। एयरपोर्ट की बात करें तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ कुल मिला के 7 एयरपोर्ट स्थापित किए जा चुके, 7 एयरपोर्ट है। ठीक है ना। और ये क्या दे रखा है, जयपुर में संचालित मेट्रो, चांदपोल से मानसरोवर। ठीक है। और ये हो गई आप लोगों के आज
75 योजनाओं के साथ में 75 पूरी की पूरी आपको सब चीजें बता दी है, और पीडीएफ भी मिल जाएगी, पूरी सूचस भी डाल दूंगा, और जो एनोटेशन किया ऊपर यानी कि जो मैंने लिखा है वो भी आप लोगों को उपलब्ध मैं पीडीएफ के माध्यम से करवा दूंगा। अपनी ये क्लास जो है अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाना आप लोगों का काम है, ठीक है ना। मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूं, आप लोगों को आपकी ड्यूटी करनी है। और शाम को एक वीडियो दूंगा मैं, शाम को एक सुझाव थर्ड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि पुरानी क्लासेस को वापस आप लोगों के लिए कैसे जोड़ा जाए, मतलब मेरा जो विचार है और जो आप लोगों के सुझाव होंगे वो शाम को एक वीडियो दिया जाएगा। उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों को वो मतलब आपको कमेंट करके बताना है, और इसके लिए एक अपन पोल भी करवाएंगे उस पे टेलीग्राम पे, तो उस तरीके से आप बता देना। अपने जो विद्यार्थी चाहेंगे उस हिसाब से क्लासेस आगे बढ़ेगी। और फिर से कहना चाहूंगा, सीरियस रहें अपने पढ़ाई के प्रति, बिल्कुल हंसी मजाक वगैरह माहौल हल्का होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई को हल्के में नहीं लेना है। अपने भी मैं भी हंसी मजाक खूब करता हूं आप लोगों के साथ में, बहुत बहुत करता हूं, लेकिन जब पढ़ाई की मैटर आ गया, पढ़ाई के मामले में मैंने कहीं पढ़ाई के मामले में आपके ढील छोड़ी है क्या, क्लासेस में कहीं ढील छोड़ी, या आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाने में कहीं ढील छोड़ी, आप लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने में कहीं ढील छोड़ी है क्या? नहीं, क्योंकि यही है, अपने सब चीजों का आधार यही है। ये किताब कलम ये चीजें निर्धारित करेगी कि हमें कहां तक जाना है, कितना लंबा सफर तय करना है, हमारा भविष्य क्या होगा। तो मतलब एक जो आप लोगों से लगाव हो गया है, उसके कारण मैं ये सलाह जरूर देना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के सदुपयोग की ओर बढ़े, दुरुपयोग की ओर नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो असफल होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि 15-17 लाख फॉर्म आते हैं, सब सिलेक्ट नहीं होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जो असफल होंगे जो इन चीजों में पढ़ेंगे, ठीक है, कमेंटबाजी फलाड़ी ऐसी इन चीजों में। आप लोगों को जो सिलेक्ट होंगे उन सूची में शामिल होना है, तो उन सूची में शामिल होने के लिए आपको समर्पित रहना पड़ेगा, आपको अपनी शिद्दत से कार्य करना पड़ेगा। आप लोगों को अनर्गल बाकी सारी चीजों को इग्नोर करनी पड़ेगी, सब चीजों को आप लोग बिल्कुल धुंधलाना पड़ेगा आपको, मतलब ये अदर जो आपके काम की नहीं है वो चीजें आप लोगों के लिए धुंधली हो जानी चाहिए, तब जाकर तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा श्योर। नहीं तो फिर बार बार अभ्यास करते रहो, और आप लोगों को पता है बार बार अभ्यास करना शरीर और पैसे दोनों का पानी होना है, ठीक है ना। तो आखिर में कितना करोगे, फिर बाद में थक हार जाओगे। इससे अच्छा है जब कर रहे हो तब पूरी शिद्दत से करो, ताकि बस सीधा ही अपने जो है निकालनी है सीट। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, मेरे प्रयास आप लोगों के लिए जारी रहेंगे। अपन मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।